नमस्कार दोस्तों, कहानियों की दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो प्रस्तुत है आपके लिए लाल पान की बेगम, जिसे लिखा है फणीश्वर नाथ रेणु ने। कहानी के अंत में कहानी की समीक्षा बताई जाएगी। तो आइए कहानी सुनते हैं। क्यों बिरजू की माँ नाच देखने नहीं जाएगी क्या? बिरजू की माँ शकरकंद उबाल कर बैठी मन ही मन कुढ़ रही थी अपने आंगन में। 7 साल का लड़का बिरजू शकरकंद के बदले तमाचे खाकर आंगन में लोट पोट कर सारी देह पर मिट्टी डाल रहा था। चंपिया के सिर भी चुड़ैल मंडरा रही है। आधे आंगन धूप रहते जो गई है सहुआन की दुकान छोवा गुड़ लाने, सो अभी तक नहीं लौटी। दिया बाती की बेला हो गई, आए आज लौट के जरा। बागड़ बकरे की देह में कुकुर माची लगी थी, इसीलिए बेचारा बागड़ रह रहकर कूद फांद रहा था। बिरजू की माँ बागड़ पर मन का गुस्सा उतारने का बहाना ढूंढकर निकाल चुकी थी। पिछवाड़े की मिर्च की फूली गाज बागड़ के सिवा और किसने कलेवा किया होगा? बागड़ को मारने के लिए वे मिट्टी का छोटा ढेला उठा चुकी थी कि पड़ोसन मखनी फुआ की पुकार सुन, क्यों बिरजू की माँ नाच देखने नहीं जाएगी क्या? बिरजू की माँ के आगे नाथ और पीछे पगैया हो तब ना फुआ। गरम गुस्से में बुझी नुकीली बात फुआ की देह में धंस गई और बिरजू के माँ ने हाथ के ढेले को पास ही फेंक दिया। बेचारे बागड़ को कुकुरमाची परेशान कर रही है। हाय हाय, बिरजू ने लेटे ही लेटे बागड़ को एक डंडा लगा दिया। बिरजू की माँ की इच्छा हुई कि जाकर उसी डंडे से बिरजू का भूत भगा दे, किंतु नीम के पास खड़ी पनभरनियों की खिलखिलाहट सुनकर रुक गई। बोली, ठहर, तेरे बप्पा ने बड़ा हाथ छुट्टा बना दिया है तुझे, बड़ा हाथ चलता है लोगों पर, ठहर। मखनी फुआ नीम के पास झुकी कमर से घड़ा उतार कर पानी भरकर लौटती पनभरियों में बिरजू की माँ की बहकी हुई बात का इंसाफ करा रही थी। जरा देखो तो इस बिरजू की माँ को, 4 मन पाट का पैसा क्या हुआ कि धरती पर पांव ही नहीं पड़ते? निसाफ करो। खुद अपने मुंह से 8 दिन पहले ही गांव की गली गली में बोलती फिरी, हाँ इस बार बिरजू के बप्पा ने कहा है बैलगाड़ी पर बिठाकर बलरामपुर का नाच दिखा लाऊंगा। बैल अब अपने घर है तो 1000 गाड़ी मंगनी मिल जाएगी। सो मैंने अभी टोक दिया। नाच देखने वाली अब तो ऑन पॉन कर तैयार हो रही है, रसोई पानी कर रहे हैं। मेरे मुंह में आग लगे, क्यों मैं टोकने गई? सुनती हो क्या जवाब दिया बिरजू की माँ ने? मखनी फुआ ने अपने पोपले मुंह के होठों को एक और मोड़कर ऐंठती हुई बोली निकाली, अरे आहा, बिरजू की मैया के आगे नाथ और पीछे पगैया हो तब ना। जंगी की पतोहू बिरजू की माँ से नहीं डरती, वे जरा गला खोलकर ही कहती है, फुआ सरबे सेटलमेंट के हाकिम के बासा पर फूल छाप किनारी वाली साड़ी पहन के तू भी भट्टा की भेंटी चढ़ाती तो तुम्हारे नाम से भी 2-3 बीघा धनहर जमीन का पर्चा फट जाता। फिर तुम्हारे घर भी आज 10 मन सोना बंग पाठ होता, जोड़ा बैल खरीदता, फिर आगे नाद और पीछे सैकड़ों पगैया झूलती। जंगी की पतोहू मुंह जोर है, रेलवे स्टेशन के पास की लड़की है, 3 ही महीने हुए गोने की नई बहू होकर आई है और सारे कुरमा टोलू की सभी झगड़ालू सासों से एक आध मोर्चा ले चुकी है। उसका ससुर जंगी दागी चोर है, सी क्लासी है, उसका खसम रंगी कुरमा टोली के नामी लठैत, इसीलिए हमेशा सींग खुजाती फिरती जंगी की पतोहू। बिरजू की माँ के आंगन में जंगी की पतोहू की गला खोल बोली गुलेल की गोलियों की तरह दंदनाती हुई आई थी। बिरजू के माँ ने एक तीखा जवाब खोज कर निकाला, लेकिन मन मसोस कर रह गई। गोबर की ढेरी में कौन ढेला फेंके? जीप के झाल को गले में उतार कर बिरजू की माँ ने अपनी बेटी चंपिया को आवाज दी, अरे चंपिया, आज लौटे तो तेरी मूड़ी मरोड़ कर चूल्हे में झोंकती हूँ, दिन दिन बेचाल होती जाती है। गांव में तो अब थिएटर बेस्कोप का गीत गाने वाली पतुरिया पतहुआ सब आने लगी हैं, कहीं बैठ के बाजी न मुरलिया सीख रही होगी, हर जाई। अरे चंपिया। जंगी की पतोहू ने बिरजू की माँ की बोली का स्वाद लेकर कमरे पर घड़े को संभाला और मटक कर बोली, चल दीदिया चल, इस मोहल्ले में लाल पान की बेगम बस्ती है, नहीं जानती? दोपहर दिन चौपहर रात बिजली की बत्ती भग भग कर चलती है,
भक भक बिजली बत्ती की बात सुनकर न जाने क्यों सभी खिलखिला कर हंस पड़ी। फुआ की टूटी हुई दंत पंक्तियों के बीच से एक मीठी गाली निकली, शैतान की नानी। बिरजू की मां की आंखों पर मानो किसी ने तेज टॉर्च की रोशनी डालकर चौंधिया दिया। भक भक बिजली बत्ती। 3 साल पहले सर्वे कैंप के बाद गांव की जलन डाही औरतों ने एक कहानी गढ़ के फैलाई थी। चंपिया की मां के आंगन में रात भर बिजली बत्ती भुकभुकाती थी। चंपिया की मां के आंगन में नाक वाले जूते की छाप घोड़े की टाप की तरह जलो जलो और जलो। चंपिया की मां के आंगन में चांदी जैसे पाट सूखते देखकर जलने वाली सब औरतें खलियान पर सोनोली धान के बोझों को देखकर बैंगन भुरता हो जाएंगी। मिट्टी के बर्तन से टपकते हुए छोवा गुड़ को उंगलियों से चाटती हुई चंपिया आई और मां के तमाचे खाकर चीख पड़ी, मुझे क्यों मारती है? सहुआइन जल्दी से सौदा नहीं देती। सहुआइन जल्दी सौदा नहीं देती कि नानी? एक सहुआइन की दुकान पर मोती झरते हैं जो जड़ गाड़ कर बैठी हुई है। बोल, गले पर लात देकर कल्ला तोड़ दूंगी हरचाई। जो फिर कभी बाजे ना मुरलिया गाते सुना, चाल सीखने जाती है ट्यूशन की छोकरियों से। बिरजू के मां ने चुप होकर अपनी आवाज अंदाजी की उसकी बात जंगी के झोंपड़े तक साफ साफ पहुंच गई होगी। बिरजू बीती हुई बातों को भूलकर उठ खड़ा हुआ था और धूल झाड़ते हुए बर्तन से टपकती गुड़ को ललचाई निगाह से देखने लगा था। दीदी के साथ वह भी दुकान जाता तो दीदी उसे भी गुड़ चटाती जरूर। वह शकरकंद के लोभ में रहा और मांगने पर भी मां ने शकरकंद के बदले, ए मैया एक उंगली गुड़ दे दे। बिरजू ने तलहत्ती फैलाई। दे ना मैया, एक रत्ती भर। एक रत्ती क्यों? उठा के बर्तन को फेंकाती हो पिछवाड़े में, जाके चाटना, नहीं बनेगी मीठी रोटी। मीठी रोटी खाने का मुंह होता है। बिरजू की मां ने उबले शकरकंद का सूप रोती हुई चंपिया के सामने रखते हुए कहा, बैठ के छिलके उतार, नहीं तो अभी। 10 साल की चंपिया जानती है शकरकंद छीलते समय कम से कम 12 बार मां उसे बाल पकड़कर झकझोरेगी, छोटी छोटी खोट निकालकर गालियां देगी। पांव फैला के क्यों बैठी है इस तरह, बेलज्जी। चंपिया मां के गुस्से को जानती है। बिरजू ने इस मौके पर थोड़ी सी खुशामद करके देखा, मैया मैं भी बैठकर शकरकंद छील लूं? नहीं, मां ने छिड़की दी। एक शकरकंद छीलेगा और 3 पेट में। जाके सिद्धू की बहू से कहो 1 घंटे के लिए कड़ाही मांग के ले गई थी और फिर लौटाने का नाम नहीं। जा जल्दी। मुंह लटकाकर आंगन से निकलते निकलते बिरजू ने शकरकंद और गुड़ पर निगाहें दौड़ाई। चंपिया ने अपने झबरे केश की ओर से मां की ओर देखा और नजर बचाकर चुपके से बिरजू की ओर एक शकरकंद फेंक दिया। बिरजू भागा। सूरज भगवान डूब गए, दिया बत्ती की बेला हो गई, अभी तक गाड़ी। चंपिया बीच में ही बोल उठी, कोयरी टोले में किसी ने गाड़ी नहीं दी मैया। बप्पा बोले माँ से कहना सब ठीक ठाक करके तैयार रहे। मलदिया टोली के मियाँ जान की गाड़ी लाने जा रहा हूँ। सुनते ही बिरजू की माँ का चेहरा उतर गया। लगा छाते की कमानी उतर गई घोड़े से अचानक। कोयरी टोले में किसी ने गाड़ी मंगनी नहीं थी, तब मिल चुकी गाड़ी। जब अपने गांव के लोगों की आंख में पानी नहीं तो मलदिया टोली के मियाँ जान की गाड़ी का क्या भरोसा। न 3 में न 13 में। क्या होगा शकरकंद छील कर, रख दे उठा के। ये मर्द नाच दिखाएगा, बैलगाड़ी पर चढ़कर नाच दिखाने ले जाएगा। चढ़ चुकी बैलगाड़ी पर, देख चुकी जी भर नाच। पैदल जाने वाली सब पहुंचकर पुरानी हो चुकी होंगी। बिरजू छोटी कड़ाही सिर पर औंधा कर वापस लाया। देख दीदिया, मलेरी टोपी, इस पर 10 लाठी मारने पर भी कुछ नहीं होता। चंपिया चुपचाप बैठी रही, कुछ बोली नहीं, जरा सी मुस्कुराई भी नहीं। बिरजू ने समझ लिया मैया का गुस्सा अभी उतरा नहीं है पूरे तौर से। मड़ैया के अंदर से बागड़ को बाहर भगाती हुई बिरजू की मां बड़बड़ाई, कल ही पंचकौड़ी कसाई के हवाले करती हूं तुझे। हर चीज में मुंह लगाता है। चंपिया बांध दे बागड़ को, खोल दे गले की घंटी। हमेशा टुनर टुनर, मुझे जरा नहीं सुहाता है।
टुनर टुनर सुनते ही बिरजू को सड़क से जाती हुई बैलगाड़ियों की याद हो आई। अभी बबुआन टोले की गाड़ियां नाच देखने जा रही थी। झुनर झुनर बैलों की झुमकी। तुमने बेसी बकबक मत करो। बागड़ के गले से एक झुमकी खोलती चंपिया बोली। चंपिया, डाल दे चूल्हे में पानी। बप्पा आवे तो कहना कि अपने उड़न जहाज पर चढ़कर नाच दिखाएं। मुझे नाच देखने का शौक नहीं। मुझे जगाइयो मत कोई, मेरा माथा दुख रहा है। मड़ैया के उसारे पर बिरजू ने फिसफिसा के पूछा, क्यों दीदिया, नाच में उड़न जहाज भी उड़ेगा? चटाई पर कतरी ओढ़कर बैठती हुई चंपिया ने बिरजू को चुपचाप अपने पास बैठने का इशारा किया। मुफ्त में मार खाएगा बेचारा। बिरजू ने बहन की कतरी में हिस्सा बांटते हुए चुक्की मुक्की लगाई। जाड़े के समय इस तरह घुटने पर ठुड्डी रखकर चुक्की मुक्की लगाना सीख चुका है वह। उसने चंपिया के कान के पास मुँह ले जाकर कहा, हम लोग नाच देखने नहीं जाएंगे। गांव में एक पंछी भी नहीं है, सब चले गए। चंपिया को तिल भर भी भरोसा नहीं। संझा तारा डूब रहा है। बप्पा अभी तक गाड़ी लेकर नहीं लौटे। 1 महीना पहले से ही मैया कहती थी, बलरामपुर के नाच के दिन मीठी रोटी बनाएगी। चंपिया छीट की साड़ी पहनेगी, बिरजू पैंट पहनेगा बैलगाड़ी पर चढ़कर। चंपिया की भीगी पलकों पर एक बूंद आंसू आ गया। बिरजू का दिल भी भर आया। उसने मन ही मन इमली पर रहने वाले जिन बाबा को एक बैंगन कबूला। गाछ का सबसे पहला बैंगन। उसने खुद जिस पौधे को रोपा है। जल्दी से गाड़ी लेकर बप्पा को भेज दो जिन बाबा। मड़ैया के अंदर बिरजू की माँ चटाई पर पड़ी करवटें ले रही थी। पहले से किसी बात का मंसूबा नहीं बांधना चाहिए। भगवान ने मंसूबा तोड़ दिया। उसको सबसे पहले भगवान से पूछना है, ये किस चूक का फल दे रहे हो भोले बाबा? अपने जानते उसने किसी देवता पितर की मान मनौती बाकी नहीं रखी। सर्वे के समय जमीन के लिए जितनी मनौतियां की थी, ठीक ही तो। महावीर जी का रूट तो बाकी है। हाय रे देव, भूल चूक माफ करो महावीर बाबा, मनौती दूनी करके चढ़ाएगी बिरजू की माँ। बिरजू की माँ के मन में रह रहकर जंगी की पुतोहू की बातें चुपती हैं। फक फक बिजली बत्ती। चोरी चमारी करने वाली की बेटी पतोही चलेगी नहीं। 5 बीघा जमीन क्या हासिल की है बिरजू के बप्पा ने। गांव की भाई खोखियों की आंखों में किरकिरी पड़ गई है। खेत में पाट लगा देखकर गांव के लोगों की छाती फटने लगी। धरती फोड़कर पाट लगा रखा है। बैसाखी बादलों की तरह उमड़ते आ रहे हैं पाट के पौधे, तो अलान तो फलान। इतनी आंखों की धार भला फसल सहे। जहां 15 मन पाट होना चाहिए, सिर्फ 10 मन पाट कांटा पर तोल के ओजन हुआ भक्त के यहाँ। इसमें जलने की क्या बात है भला? बिरजू के बप्पा ने तो पहले ही कुरमा टोली के एक एक आदमी को समझा के कहा, जिंदगी भर मजदूरी करते रह जाओगे। सर्वे का समय हो रहा है। लाठी कड़ी करो तो 2-4 बीघे जमीन हासिल कर सकते हो। सो गांव की किसी पुत खोकी की भतार सर्वे के समय बाबू साहब के खिलाफ खांसा भी नहीं। बिरजू के बप्पा को कम सहना पड़ा है। बाबू साहब गुस्से से सर्कस नाच के बाग की तरह हुमड़ते रह गए। उनका बड़ा बेटा घर में आग लगाने की धमकी देकर गया। आखिर बाबू साहब ने अपने सबसे छोटे लड़के को भेजा। बिरजू की माँ को मौसी कह के पुकारा। ये ज़मीन बाबूजी ने मेरे नाम से खरीदी थी। मेरी लिखाई उसी ज़मीन की उपज से चलती है। और भी कितनी बातें। खूब मोहना जानता है उतना ज़रा सा लड़का, जमींदार का बेटा है। चंपिया, बिरजू सो गया क्या? यहाँ आजा बिरजू, अंदर। तू भी आजा चंपिया। भला आदमी आए तो एक बार आज। बिरजू के साथ चंपिया अंदर चली गई। डिबरी बुझा दे, बप्पा बुलाए तो जवाब मत देना, खपच्ची गिरा दे। भला आदमी रे, भला आदमी। मुंह देखो जरा इस मर्द का। बिरजू की माँ दिन रात मंझा ना देती रहती तो ले चुके थे ज़मीन। रोज़ आकर माथा पकड़ के बैठ जाए। मुझे ज़मीन नहीं लेनी है बिरजू की माँ, मजूरी ही अच्छी, जवाब देती थी बिरजू की माँ खूब सोच समझ के। छोड़ दो, जब तुम्हारा कलेजा ही स्थिर नहीं होता तो क्या होगा? जोरू ज़मीन जोर के, नहीं तो किसी और के। बिरजू के बाप पर बहुत तेज़ी से गुस्सा चढ़ता ही जाता।
बिरजू की माँ का भाग ही खराब है जो ऐसा गोबर गणेश घरवाला उसे मिला। कौन सा सोख मोच दिया है उस मर्द ने। कोलू के बैल की तरह खटकर सारी उम्र काट दी इसके यहाँ। कभी एक पैसे की जलेबी भी लाकर दी है उसके खसम ने। पाट का दाम भगत के यहाँ से लेकर बाहरी बार बैल हट्टा चले गए। बिरजू की माँ को एक बार नमरी लोट देखने भी नहीं दी आंख से। बैल खरीद लाए। उसी दिन गांव से ढिंढोरा पीटने लगे। बिरजू की माँ इस बार बैलगाड़ी पर चढ़कर जाएगी नाच देखने। दूसरे की गाड़ी के भरोसे नाच दिखाएगा। अंत में उसे अपने आप पर क्रोध आया। फिर खुद भी कुछ कम नहीं। उसकी जीभ में आग लगी। बैलगाड़ी पर चढ़कर नाच देखने की लालसा किसी कुसमय उसके मुंह से निकली थी। भगवान जाने। फिर आज सुबह से दोपहर तक किसी न किसी बहाने उसने 18 बार बैलगाड़ी पर नाच देखने की चर्चा छेड़ी है। लो खूब देखो नाच। कथरी के नीचे दुशाले का सपना। कल भोरे पानी भरने के लिए जब जाएगी, पतली जीव वाली पतुरिया सब हंसती आएंगी, हंसती जाएंगी। सभी चलते हैं उससे। हाँ भगवान, दाढ़ीदार भी। 2 बच्चों की माँ होकर भी वे जस की तस है। उसका घरवाला उसकी बात में रहता है। वह बालों में करी का तेल डालती है। उसकी अपनी ज़मीन है किसी के पास 1 घूर ज़मीन भी अपने इस गांव में? चलेंगे नहीं। 3 बीघे में धान लगा हुआ है, अगहनी। लोगों की भीख ढीठ से बचे तब तो। बाहर बैलों की घंटियां सुनाई पड़ी। तीनों सतर्क हो गए, उत्कर्ण होकर सुनते रहे। अपने ही बैलों की घंटी है, क्यों री चंपिया? चंपिया और बिरजू ने प्राहा एक ही साथ कहा, चुप। बिरजू की माँ ने फिसफिसाकर कहा, शायद गाड़ी भी है, खड़खड़ाती है ना? दोनों ने फिर हुंकार भरी, चुप। गाड़ी नहीं है तो चुपके से छेद करके देख तो आ चंपी। भाग गया चुपके चुपके। चंपिया बिल्ली की तरह हौले हौले पांव से छेद से झांक आई। हाँ मैया, गाड़ी भी है। बिरजू हड़बड़ा कर उठ बैठा। उसकी माँ ने उसका हाथ पकड़कर सुला दिया। बोल मत। चंपिया भी गुदड़ी के नीचे घुस गई। बाहर बैलगाड़ी खोलने की आवाज़ हुई। बिरजू के बाप ने बैलों को जोर से डांटा। हाँ आ गए घर आने के लिए छाती फटी जाती थी। बिरजू की माँ ताड़ गई। जरूर मलहत टोली में गांजे की चिलम चढ़ रही थी। आवाज़ तो बड़ी खनखनाती हुई निकल रही है। चंपिया, बाहर से पुकार कर कहा उसके बाप ने। बैलों को घास दे दे चंपिया। अंदर से कोई जवाब नहीं आया। चंपिया के बाप ने आंगन में आकर देखा तो न रोशनी, न चिराग, न चूल्हे में आग। बात क्या है? नाच देखने उतावली होकर पैदल ही चली गई क्या? बिरजू के गले में खसखसाहट हुई और उसने रोकने की पूरी कोशिश भी की, लेकिन खांसी जब शुरू हुई तो पूरे 5 मिनट तक वह खांसता रहा। बिरजू, बेटा ब्रिजमोहन। बिरजू के बाप ने पुचकार कर बुलाया। मैया गुस्से के मारे सो गई क्या? अरे अभी तो लोग जा ही रहे हैं। बिरजू की माँ के मन में आया कि कस कर जवाब दे। नहीं देखना है नाच, लौटा दो गाड़ी। चंपिया, उठती क्यों नहीं? ले, धान की 25 रख दे। धान की बालियों का छोटा झब्बा झोंपड़े के ओसरे पर रखकर उसने कहा, दिया बालो। बिरजू की माँ उठकर ओसारे पर आई। 1:30 पहर रात को गाड़ी लाने की क्या जरूरत थी? नाच तो अब खत्म हो रहा होगा। डिबरी की रोशनी में धान की बालियों का रंग देखते ही बिरजू की माँ के मन का सब मैल दूर हो गया। धानी रंग उसकी आंखों से उतरकर रोम रोम में घुल गया। नाच अभी शुरू भी नहीं हुआ होगा। अभी अभी बलमपुर के बाबू की संपनी गाड़ी मोहनपुर होटल बंगला से हाकिम साहब को लेने गई है। इस साल आखिरी नाच है। पंचसीस अंदर खोजते, अपने खेत का है। अपने खेत का? हुलसती हुई बिरजू की माँ ने पूछा, पक गए धान? नहीं, 10 दिन में अघन चढ़ते चढ़ते लाल होकर झुक जाएगी सारे खेत की बालियां। मलहत टोली पर जा रहा था, अपने खेत में धान देखकर आंखें जुड़ा गई। सच कहता हूँ, पंचसीस तोड़ते समय उंगलियां कांप रही थी मेरी। बिरजू ने धान की एक बाली से एक धान लेकर मुंह में डाल लिया और उसकी माँ ने हल्की डांट दी। कैसा लुक्कड़ है रे तू? इन दुश्मनों के मारे कोई नेम धर्म बचे? क्या हुआ?
डांटती क्यों है? नवान के पहले ही नया धान झूठा कर दिया, देखते नहीं? अरे, इन लोगों का सब कुछ माफ है, चिरई चुनमुन है ये। दोनों के मुंह में नवान के पहले नया अन्न न पड़े। इसके बाद चंपिया ने भी धान की बाली से 2 धान लेकर दांतों तले दबाया। मैया, इतना मीठा चावल! और गमकता भी है ना ददिया। बिरजू ने फिर मुंह में धान लिया। रोटी पोटी तैयार कर चुकी है क्या? बिरजू के बाप ने मुस्कुराकर कहा। नहीं, मान भरे सुर में बोली बिरजू की माँ। जाने का ठीक ठिकाना नहीं और रोटी बनाती। वाह, खूब हो तुम लोग। जिसके पास बैल है उसे गाड़ी मंगनी नहीं मिलेगी भला? गाड़ी वालों को भी कभी बैल की जरूरत पड़ेगी? पूछूंगा तब कोयरी टोले वाले से। ले, जल्दी से रोटी बना ले, देर नहीं होगी। अरे, टोकरी भर रोटी तो तू पलक मारते बना देती है। 5 रोटियां बनाने में कितनी देर लगेगी? अब बिरजू की माँ के होंठों पर मुस्कुराहट खुलकर खिलने लगी। उसने नज़र बचाकर देखा, बिरजू का पप्पा उसकी ओर एक टक निहार रहा है। चंपिया और बिरजू ना होते तो मन की बात हंसकर खोलने में देर न लगती। चंपिया और बिरजू ने एक दूसरे को देखा और खुशी से उनके चेहरे जगमगा उठे। मैया बेकार गुस्सा हो रही थी ना? चंपी, जरा घेलसार में खड़ी होकर मखनी फुआ को आवाज दे दो। ए फुआ, सुनती हो फुआ? मैया बुला रही है। फुआ ने कोई जवाब नहीं दिया, किंतु उसकी बड़बड़ाहट स्पष्ट सुनाई दी। हाँ, अब फूहा को क्यों गुहारती है? सारे टोले में बस एक फूहा ही तो बिना नात पगिया वाली है। अरे फूहा, बिरजू की माँ ने हंसकर जवाब दिया। उस समय बुरा मान गई थी क्या? नात पगिया वाले को आकर देखो, दोपहर रात में गाड़ी लेकर आया है। आ जाओ फूआ, मैं मीठी रोटी पकाना नहीं जानती। फूआ कांखती खांसती आई। इसी के घड़ी पहर दिन रहते ही पूछ रही थी कि नाच देखने जाएगी क्या? कहती तो मैं पहले से ही अपनी अंगीठी सुलगा देती। बिरजू की माँ ने फूआ को अंगीठी दिखला दी और कहा, घर में अनाज दारा वगैरह तो कुछ है नहीं, एक बागड़ है और कुछ बर्तन आसन, सो रात भर के लिए यहाँ तंबाकू रख जाती हूँ। अपना हुक्का ले आई हो ना फूआ? फूआ को तंबाकू मिल जाए तो रात भर क्या, 5 रात बैठकर जाग सकती है। फूआ ने अंधेरे में टटोल कर तंबाकू का अंदाज किया। ओहो, हाथ खोलकर तंबाकू रखा है बिरजू की माँ ने। और एक वह है सहुआइन, राम कहो, उस रात को अफीम की गोली की तरह एक मटर भर तंबाकू रखकर चली गई गुलाब बाग मेले और कह गई डिब्बी भर तंबाकू है। बिरजू की माँ चूल्हा सुलगाने लगी। चंपिया ने शकरकंद को मसलकर गोले बनाए और बिरजू सिर पर कड़ाही औंधा करके अपने बाप को दिखलाने लगा। मिलिट्री टोपी, इस पर 10 लाठी मारने पर भी कुछ नहीं होगा। सभी ठट्ठा कर हंस पड़े। बिरजू की माँ हंसकर बोली, ताखे पर 3-4 मोटे शकरकंद हैं, दे दे बिरजू को चंपिया, बेचारा शाम से ही। बेचारा मत कहो मैया, खूब सचारा है। अब चंपिया चहकने लगी। तुम क्या जानो, कथरी के नीचे मुंह क्यों चला रहा था बाबू साहब? बिरजू के टूटे दूंद के दांतों की फांक से बोली निकली, ब्लैक मार्टिन में 5 शकरकंद खा लिया। सभी फिर ठट्ठा कर हंस पड़े। बिरजू की माँ ने फुआ का मन रखने के लिए पूछा, एक कनवा गुड़ है, आधा दूं फुआ? फुआ ने गदगद होकर कहा, अरे शकरकंद तो खुद मीठा होता है, उतना क्यों डालेगी? जब तक दोनों बैल दाना घास खाकर एक दूसरे की देह को जीभ से चाटे, बिरजू की माँ तैयार हो गई। चंपिया ने छीट की साड़ी पहनी और बिरजू बटन के अभाव से पैंट पर पटसन की डोरी बंधवाने लगा। बिरजू की माँ ने आंगन से निकलकर गांव की ओर कान लगाकर सुनने की चेष्टा की। इतनी देर तक भला पैदल जाने वाले रुक सकेंगे? पूर्णिमा का चांद सिर पर आ गया। बिरजू की माँ ने असली रूपा का मांग टिक्का पहना है आज, पहली बार। बिरजू के बप्पा को क्या हो गया है? गाड़ी जोतता क्यों नहीं? मुंह की ओर एकटक देखे जा रहा है, मानो नाच की लाल पान की। गाड़ी पर बैठते ही बिरजू की माँ की देह में एक अजीब गुदगुदी लगने लगी। उसने बांस की बल्ली को पकड़कर कहा, गाड़ी पर अभी बहुत जगह है, जरा दाहिनी सड़क से गाड़ी हाँकना।
बैल जब दौड़ने लगे और पहिया जब चूं चूं करके घरघराने लगा तो बिरजू से रहा नहीं गया। उड़न जहाज की तरह उड़ाओ बप्पा। गाड़ी जंगी के पिछवाड़े पहुंची। बिरजू की माँ ने कहा, जरा जंगी से पूछो ना, उसकी पुतोहू नाच देखने चली गई क्या? गाड़ी के रुकते ही जंगी के झोपड़े से आती हुई रोने की आवाज स्पष्ट हुई। बिरजू के बप्पा ने पूछा, अरे जंगी भाई, काहे कन रोहन टोहन हो रहा है आंगन में? जंगी घूर ताप रहा था। बोला, क्या पूछते हो रंगी, बलरामपुर से लौटा नहीं कि पुतोहिया नाच देखने कैसे जाए? आसरा देखते देखते उधर गांव की सभी औरतें चली गई। अरे टीसन वाली, तो रोती है काहे? बिरजू की माँ ने पुकार कर कहा, आजा झट से कपड़ा पहनकर, सारी गाड़ी पड़ी हुई है। बेचारी, आजा जल्दी। बगल के झोंपड़े से राधे की बेटी सुनरी ने कहा, काकी गाड़ी में जगह है, मैं भी जाऊंगी। पास की झाड़ी से उस पर लरेना खवास का घर है। उसकी बहू भी नहीं गई है। गिलट कर झुमकी कड़ा पहनकर झमकती आ रही है। आजा, जो बाकी रह गई है सब आ जाए जल्दी। जंगी की पुतोहू, लरेना की बीवी, राधे की बेटी सुनरी तीनों गाड़ी के पास आई। बैल ने पिछला पैर फेंका। बिरजू के बाप ने एक भद्दी गाली दी, साला लताड़ मारकर लंगड़ी बनाएगा पुतोहू को। सभी ठट्ठा कर हंस पड़े। बिरजू के बाप ने घूंघट में झुकी दोनों पुतहुओं को देखा। उसे अपने खेत की झुकी हुई बालियों की याद आ गई। जंगी की पुतोहू का गोना 3 ही मास पहले हुआ है। गोने की रंगीन साड़ी से कड़वे तेल और लठवा सिंदूर की गंध आ रही है। बिरजू की माँ को अपने गोने की याद आ गई। उसने कपड़े की गठरी से 3 मीठी रोटियां निकाल कर कहा, खा ले एक एक करके, सिमरा के सरकारी कूप में पानी पी लेना। गाड़ी गांव से बाहर होकर धान के खेतों के बगल से जाने लगी। चांदनी, कार्तिक की, खेतों से धान के झड़ते फूलों की गंध आती है। बांस की झाड़ी में कहीं दुद्धि की लता फूली है। जंगी की पुतोही ने एक बीड़ी सुलगाकर बिरजू की माँ की ओर बढ़ाई। बिरजू की माँ को अचानक याद आया, चंपिया, सुनरी, लरेना की बीवी, जंगी की पतोहू, अरे चारों ही गांव में बेस्कोप का गीत गाना जानती हैं खूब। गाड़ी की लीक धन खेतों के बीच होकर गई। चारों ओर गोने की साड़ी की खसखसाहट जैसी आवाज होती है। बिरजू की माँ के माथे के मांग टीके पर चांदनी छिटकती है। अच्छा, अब एक बेस्कोप का गीत गा तो चंपिया। डरती काहे है? जहां भूल जाएगी बगल में मास्टरनी बैठी है ना। दोनों पतोहों ने तो नहीं, किंतु चंपिया और सुनरी ने खंखार कर गला साफ किया। बिरजू के बाप ने बैलों को ललकारा, चल भैया, और जरा जोर से गा रे चंपिया, नहीं तो मैं बैलों को धीरे धीरे चलने को कहूंगा। जंगी की पतोही ने चंपिया के कान के पास घूंघट ले जाकर कुछ कहा और चंपिया ने धीमे से शुरू किया, चंदा की चांदनी। बिरजू को गोद में लेकर बैठी उसकी माँ की इच्छा हुई कि वह भी साथ साथ गीत गाए। बिरजू की माँ ने जंगी की पुतोहू को देखा। धीरे धीरे गुनगुना रही है वह भी। कितनी प्यारी पुतोहू है। कोने की साड़ी से एक खास किस्म की गंध निकलती है। ठीक ही तो कहा है उसने। बिरजू की माँ बेगम है, लाल पान की बेगम। ये तो कोई बुरी बात नहीं। हाँ, सचमुच लाल पान की बेगम है। बिरजू की माँ ने अपनी नाक पर दोनों आंखों को केंद्रित करने की चेष्टा करके अपने रूप की झांकी ली। लाल साड़ी की झिलमिल किनारी, मांग टीका पर चांद। बिरजू की माँ के मन में अब और कोई लालसा नहीं। उसे नींद आ रही है। उम्मीद है आपको कहानी की प्रस्तुति पसंद आई होगी। ये कहानी स्त्री सशक्तिकरण का उदाहरण